बोलिए भारत माता की। ये मराठवाड़ा की आवाज है, आज दिल्ली तक भी जानी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। महाराज गणपति, गणपति अष्टपति प्रजापति शास्त्र शस्त्र शास्त्र शास्त्र पारंगत गो ब्राह्मण प्रतिपालक महाराज धीराज राजा छत्रपति श्री शिवाजी महाराज की। मी देशांचे आदर्श वीर पूज्य छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या चरणी कोटी कोटी वंदन करतो। येथे उपस्थित असलेल्या माझ्या शेतकरी बंधू आणि भगिनींना मी हात जोडून वंदन करतो। माझ्या भावांनो बहिणींनो, कसे आहात तुम्ही सगळे? सगळं छान आहे ना? मंच पर विराजमान आज जिनका जन्मदिन भी है और जिन्होंने ग्लोबल विकास ट्रस्ट का गठन करके यहां शेतकरी की जिंदगी बदलने की कोशिश की है, ऐसे हमारे साथी आदरणीय मयंक जी, उनको जोरदार ताली बजा के जन्मदिन की शुभकामनाएं दीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। स्वस्थ जियो, प्रसन्न जियो और लोगों की सेवा करते रहो। आज हमारे बीच यहां उपस्थित विक्रम जी, रवि जी, इंद्रमणि जी, डॉक्टर साहब, मंचासीन सभी साथीगण और उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भाइयों, मामा का दोनों हाथ जोड़कर आप सबको राम राम, आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्ते। खेती कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा है, शेतकरी उसकी आत्मा है, उसके प्राण है। किसान केवल किसान नहीं है, अन्नदाता है। अन्नदाता मतलब जीवन दाता, जीवन देने का काम करता है। और कृषि मंत्री के रूप में किसानों की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है। और इसलिए जब कोई मंत्री जी कहते हैं तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं आपके बीच का हूं, मैं आपकी सेवा के लिए हूं। और लोकतंत्र में जितनी व्यवस्थाएं होती है वो जनता की सेवा के लिए होती है। मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, हम सब काय के लिए? बड़े हम नहीं है मेरे बहन और भाइयों, बड़े आप है, जनता है, जनता ही भगवान है और जनता की सेवा भगवान की पूजा है। और इसी भाव से हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार कोशिश ये है कि हम कैसे अपने किसान भाई बहनों और ग्रामीण भाई बहनों की जिंदगी बदलें। कुछ काम सरकार करती है, लेकिन कुछ काम समाज करता है। सरकार के नाते मोदी जी के नेतृत्व में और यहां देवेंद्र जी काम कर रहे हैं। हमने जो रणनीति बनाई है वह है नंबर 1, उत्पादन बढ़ाना। पर हेक्टर उत्पादन बढ़ना चाहिए, पर एकड़ उत्पादन बढ़ना चाहिए। 4 क्विंटल 5 क्विंटल पर एकड़ से काम नहीं चलेगा। ये मेरे किसान भाइयों, पहली बार मैंने वैज्ञानिक जो लैब में बैठ के रिसर्च करते थे उनको कहा कि केवल लैब में मत बैठो, लैंड में किसान के पास तो जाओ कि उसकी समस्याएं क्या है। विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया।
वैज्ञानिक अधिकारी, प्रगतिशील किसान केवी के मतलब कृषि विज्ञान केंद्र और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वीसी बैठे हैं, वो सहित हम क्या किसानों से तो बात करो, उनकी तकलीफ क्या है। ये केवल दफ्तर में बैठ के किसान की समस्या नहीं जानी जा सकती। और जब हम समस्याओं की तरफ देखते हैं, एक बड़ी चीज है अच्छे बीज कैसे मिले हमें। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, मोदी जी के नेतृत्व में हमारा संकल्प है कि हम बेहतर बीज ऐसे, क्योंकि आजकल मौसम बदल रहा है, कभी हमारे यहां सूखा पड़ता, लेकिन इस बार ऐसी बारिश हुई कि पानी ने फसलें बर्बाद कर दी। मेरे शेतकरी बहनों और भाइयों, संकट में किसान है, फसलें बर्बाद और तबाह हुई है। फसल बर्बाद होती है तो किसान की केवल फसल बर्बाद नहीं होती, उसकी जिंदगी बर्बाद होती है, उसके बच्चों का भविष्य बर्बाद होता है। आज मैं आपको आश्वस्त करने आया हूं, मुख्यमंत्री जी ने भी यह पैकेज की घोषणा की है और केंद्र सरकार से हमने टीम भेजी थी। अभी एक सप्ताह भारत सरकार की टीम यहां घूम के गई है, क्षति का आकलन किया है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर किसानों की इतनी सहायता करेगी कि आपको इस संकट के पार निकाल के ले जाएंगे। आंखों में आंसू लाने की जरूरत नहीं, हम दो तरफ से आपकी मदद करेंगे। एक, अभी जो नुकसान हुआ उसका आरबीसी 6-4 के अंतर्गत मुआवजे की राशि राज्य सरकार देगी और एक एसडीआरएफ का फंड रहता है, केंद्र सरकार सीधे किसान के खातों में नहीं डालता, लेकिन केंद्र सरकार राज्य सरकार को देता है और राज्य सरकार किसानों के खाते में डालती है। उसके अंतर्गत भी राशि दी जाएगी और इसके अलावा हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने यहाँ की क्षति का आकलन करके केंद्र सरकार को वो एक पैकेज के लिए भेज के मांग करेंगे। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, केंद्र सरकार यहां किसानों की सहायता करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। दिक्कत और परेशानी है, संकट है, लेकिन इससे निपटेंगे। और केवल इतने नहीं, फसल बीमा योजना का विभाग मेरे पास है, मैं पूरी ताकत से ध्यान दूंगा कि किसान के नुकसान की पाई उनको मिल जाए। मैं जरूरत पड़ेगी तो आपसे भी बात करूंगा, चर्चा करूंगा। अभी मैंने दिल्ली में बैठक की, कई किसानों को नाम मात्र की राशि पिछले सालों की मिली थी, मैंने खुद समीक्षा की। मैं किसानों से, महाराष्ट्र के किसानों को मैंने वर्चुअली जोड़ा और उनसे बातचीत की जैसी। कोई गड़बड़ नहीं होगी, जो नुकसान हुआ है क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट राज्य सरकार करेगी और उसके आधार पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत नुकसान की भरपाई की जाएगी। हम आपके साथ खड़े हैं क्योंकि आपकी सेवा के लिए। लेकिन जलवायु परिवर्तन के इस युग में जहां वर्षा नहीं हो रहेगा, जहां वर्षा नहीं होती थी वहां बाढ़ आ रही है, तो हमको ऐसी किस्मत तैयार करनी पड़ेगी बीजों की, जिसके कारण फसल ज्यादा पानी में भी खराब ना हो, कभी सूखा पड़ जाए तो उसका मुकाबला भी करेंगे। लगातार हमारी कोशिश है ऐसे बीज हम बनाए, ऐसी वैरायटी हम बनाए जो ज्यादा उत्पादन भी दे
और किसान को ज्यादा फायदा भी मिले। उत्पादन बढ़ाने के लिए अच्छे बीज, कम दामों पर फर्टिलाइजर मिल जाए, इसलिए फर्टिलाइजर सब्सिडी आप अभी कह रहे थे मैं 1,93,000 करोड़ रुपए की फर्टिलाइजर सब्सिडी। लेकिन इसमें भी मैं विचार कर रहा हूं और आपसे भी कभी सलाह और सुझाव मांगूंगा। एक विचार यह आ रहा है कि फर्टिलाइजर की सब्सिडी सीधे किसान के खाते में डाल देनी चाहिए, ताकि किसान जहां से चाहे वहां से खुद ही खाद खरीद ले। इस पर भी मैंने चर्चा चलाई है, ताकि जरूरत पड़े तो किसान खुद खरीद ले। लेकिन किसानों की सहमति इस पर चाहिए। उत्पादन की लागत घटानी पड़ेगी और उत्पादन की लागत घटाने के एक प्रयास वो है जो ग्लोबल विकास ट्रस्ट कर रहा है। गो आधारित खेती, ये केमिकल फर्टिलाइजर का, रासायनिक खाद का ज्यादा उपयोग हमारी जमीन को तबाह और बर्बाद कर रहा है। आज में कार्बन कम होता जा रहा है, धरती की उत्पादकता घट रही है। मेरे बहन और भाइयों, धरती केवल हमारे लिए नहीं है, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। अगर ऐसे ही खाद डलता रहा तो ऐसा ना हो कि आने वाले समय में ये धरती अन्न पैदा करनी बंद कर दे। और हमको गो आधारित खेती के बारे में, जैविक खेती के बारे में, प्राकृतिक खेती के बारे में भी सोचना पड़ेगा। उस पर भी हमारा काम लगातार जारी है। ग्लोबल विकास ट्रस्ट से भी कहूंगा कि इस पर जो आपने रिसर्च किया, प्रैक्टिकली काम किया जमीन पर, उसके अनुभव भी हमें बताइए, हम आपके साथ शेयर करेंगे और उन अनुभवों को पूरे हिंदुस्तान में बांटने का काम करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ मेरी एक चिंता और है। परंपरागत फसलें हमें ज्यादा लाभ नहीं दे सकती है, बात सही है। केवल सोयाबीन कपास का काम नहीं चलेगा मेरे बहनों में। फलों की खेती, फूलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, कृषि वानिकी, एग्रो फॉरेस्ट्री, इसकी तरफ जाना पड़ेगा। और इसके लिए जो काम ग्लोबल विकास ट्रस्ट ने किया, भाई मैं आपको और आपकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। अभी आपने किताब में लिखा है कि पहले एक किसान कमाता था 37,000, ये परंपरागत फसलों के माध्यम से। लेकिन जब उसने पपीते की या केले की खेती की तो वो बढ़ के 3.5 लाख से 5 लाख रुपया तक हो गई। ये जमीन में धरती का यहां प्रयोग हुआ है। और उन 30,000 किसानों में से जो ये फलों की खेती कर रहे हैं, ग्लोबल विकास ट्रस्ट के प्रशिक्षण को प्राप्त करके, उनसे पौधे प्राप्त करके, उनमें से शायद कई किसान यहां बैठे होंगे। ऐसे किसान बैठे जिनने केले की या पपीते की खेती की है। अगर बैठे हो तो जरा हाथ उठाएं, जिसके बारे में भाई कह रहे थे, जिन्होंने ग्लोबल विकास ट्रस्ट के माध्यम से यह खेती की है। एक बार हाथ उठा के बताएं, आमदनी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी आपकी? इनकम बढ़ी है कि नहीं बढ़ी? बढ़िया तो जोर से बताओ ना, बढ़ी है कि नहीं? ये जरूरत है कि हम खेती के पैटर्न को बदलें और उस पैटर्न को बदलने में मैं आज ये विश्वास दिलाता हूं मेरे किसान भाइयों, ग्लोबल विकास ट्रस्ट के साथ मिलकर सरकार काम करेगी। हमारा कृषि विज्ञान केंद्र आपके साथ जुड़ा हुआ है। हमने कृषि विज्ञान केंद्र को आपसे जोड़ा है। वीसी साहब बैठे इंद्रमणि जी, वो भी मुझे बता रहे थे और मैं उनको आग्रह भी कर रहा हूं कि पूरी तरह से यूनिवर्सिटी की टीम यहां मिलकर जीवीटी और किसानों के साथ काम करे, ताकि इस
प्रयोग को और आगे बढ़ाया जा सके। और ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है कि केवल एक किसान ने गांव का गांव बदल जाए, गांव पूरा केला पैदा करे तो व्यापारी खुद आता है, खरीद के ले जाता है। गांव खुद सेरिकल्चर की खेती करे, वहीं से लोग खरीद के ले जाएंगे। और सुनो किसान भाइयों, जो अगला चरण है हमारा, मैं एक बात से चिंतित हूं, और वो ये किसान जो पैदा करता है वो जब खेत में बिकता है तो सस्ता बिकता है, लेकिन मुंबई के बाजार में चला जाता है, वहां इसकी कीमत ज्यादा हो जाती है। हम जो बेचते हैं वो सस्ता बिकता है, उपभोक्ता महंगा खरीदता है। मैं उपभोक्ता को जिस कीमत पर मिलता है और किसान को जिस कीमत पर बेचना पड़ता है, उसकी दूरी कम करना चाहता हूं, बीच में मिडिल मैन ना हो और किसानों को ज्यादा लाभ मिले, इस कोशिश में हम लगे हुए हैं। और इसके दो तरीके, एक तो थोक में हम पैदा करें, पूरा गांव पूरा क्लस्टर बन जाएगा, पूरा क्लस्टर एक चीज पैदा कर रहा है तो व्यापारी यहां आएगा खरीदने। और दूसरे, हम उसकी प्रोसेसिंग करना यही शुरू करते हैं, मतलब उससे कई चीज बनाना यही शुरू करते हैं। टमाटर है तो पल्प बन सकता है, ये करना पड़ेगा। और इसके लिए भी मैं फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री अलग है, चिराग पासवान जी इसके मंत्री है, उनके साथ मिलकर काम करूंगा। एक और योजना हमने बनाई, वो योजना है MIS की। अगर यहां कोई चीज बहुत सस्ती में बिक रही है, फल सब्जी कोई, मुंबई में, नागपुर में, पुणे में दाम ज्यादा है, तो राज्य सरकार चाहे तो राज्य की एजेंसी के माध्यम से किसानों के उत्पाद को सीधे बड़े शहर में ले जाए। किसान इसलिए नहीं ले जाता कि ट्रक का भाड़ा बहुत लग जाता है, वो देता तो प्रॉफिट होता ही नहीं। लेकिन किसान भाइयों को योजना ऐसी बनाई है कि फिर अगर आप अपने माल को राज्य सरकार की किसी अधिकृत एजेंसी के माध्यम से बड़े शहर में ले जाओगे तो ट्रक का किराया भाड़ा किसान नहीं चुकाएगा, केंद्र सरकार चुकाएगी, ताकि किसान पर वो बड़ा बोझ के रूप में ना आए। लेकिन इन योजनाओं की ठीक ढंग से लाभ लेने की जरूरत है। तो एक, खेती के पैटर्न को बदलना, दूसरा प्रोसेसिंग के काम के लिए आगे बढ़ना, लेकिन पैटर्न बदलने के लिए पानी चाहिए। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। अब यहां पानी नहीं था तो हालत कैसी थी, लेकिन आज जो काम पानी बचाने के लिए हुआ है वो काम अद्भुत है, मैं उसका भी अभिनंदन करता हूं। और मैंने तय कर दिया है प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से कि मनरेगा की 65% राशि ऐसे ब्लॉक जहां पानी जमीन में बहुत नीचे चला गया है, 65% राशि केवल पानी बचाने पे खर्च की जाएगी। तो चेक डैम, स्टॉप डैम, बोरी बंधान, नदी में गहराई तक पाइप गाड़ के पानी बरसात का नदी के अंदर भेजना, ताकि ग्राउंड लेवल वाटर का बढ़ सके, अंडरग्राउंड लेवल वाटर पानी का बढ़ सके। उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। हम पानी का बेहतर और इंतजाम कैसे, उसके लिए काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र की सरकार भी उस दिशा में प्रयत्नशील है और समाज भी उसको सहयोग करने का काम करे। एक और विचार मेरे दिमाग में किसान है, और वो है इंटीग्रेटेड फार्मिंग का, एकीकृत खेती का विचार। मतलब केवल फसल नहीं, फसल तो करेंगे, फसल का हॉर्टिकल्चर की तरफ भी जाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ और काम करना जरूरी है। पशुपालन, बकरी पालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन। जब तक किसान 2-3 काम साथ नहीं करेगा तब तक पूरा नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो के आकार छोटे छोटे हमारे ऑस्ट्रेलिया की तरह
अमेरिका की तरह, ब्राजील की तरह हम 15-15, 20-20 हजार एकड़ के किसान नहीं है। 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़, 5 एकड़ के तो काश्तकार है, खेत करिए। और जो उस पर भी हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि किसानों की उसमें भी सहायता करें और केवल खेती नहीं, दूसरी चीज से भी आय उसकी बढ़ जाए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं में भी ताकत दी है और यहां तो लाड़की बहना योजना भी है। मध्य प्रदेश की लाडली बहना यहां लाड़की बहना बन गई और बहनों के सशक्तिकरण का प्रतीक बन गई। लेकिन केवल यह रुकना नहीं है, किसान भी लखपति बने और बहनें भी लखपति बने, ये प्रयास जारी रहेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय योजना चला रहा है आजीविका मिशन की, जिसमें हमारी कोशिश है कि हर बहन की आमदनी 1 लाख रुपया साल होनी चाहिए, बहनें लखपति बननी चाहिए। अभी किसानों से पूछा जा रहा था लखपति बनोगे कि नहीं बनोगे। मैं अपनी भगिनी बहनों से पूछ रहा हूं, बहनों लखपति बनना है कि नहीं बनना है? बहनें बोले बनना है कि नहीं बनना है? उनको भी बनना है। और लखपति दीदी योजना के अंतर्गत देश में 2 करोड़ बहनें भी लखपति बनी है, लेकिन अभी तो 10 करोड़ बहनें जुड़ी है अलग अलग स्व सहायता समूह से। उनको भी उस दिशा में आगे ले जाना है। बहनों की आंखों में आंसू ना रहे, उनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आए, उनकी जिंदगी बदले। लाड़की बहना योजना आधी आबादी को पूरा न्याय है, ये फ्री बीज नहीं है किसी भी कीमत पर। लेकिन आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कमाई बढ़नी चाहिए। भूखे कोई भजन थोड़ी होता है। और ये कोई गरीब न रहे अभियान पूरे देश में मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं शेतकरी भाई बहनों से और गरीब भाई और बहनों से। अभी घर की बात हो रही थी। मैंने तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनने के बाद, मेरे ग्रामीण विकास मंत्री बनने के बाद 30 लाख मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के महाराष्ट्र सरकार को दिए। महाराष्ट्र सरकार को 30 लाख पीएम आवास योजना के अंतर्गत। और आगे आने वाले समय में नया सर्वे भी करवाया। इनसे जो वंचित रह गए सर्वे करवा के उन सबको भी पक्के मकान के लिए राशि दी जाएगी। कोई भी भाई बहन कच्ची झोंपड़ी में नहीं रहेगा, हर एक का पक्का मकान हो, यह हमारा संकल्प है और उसको पूरा करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। गरीबी से मुकाबला करना के तरीके निकालने पड़ेंगे, आमदनी भी बढ़ानी पड़ेगी और सुविधाएं भी देनी पड़ेगी। तो दोनों दृष्टियों से हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। एक संकट और है किसान का। विक्रम जी हम बैठे, कई बार जब कोई रोग लगता है तो कई तरह के पेस्टिसाइड डालता है, दवाइयां डालता है। तो कई बार वो दवाई डालता तो फर्क ही नहीं पड़ता। जो कीड़े वो मरते नहीं, क्योंकि नकली पेस्टिसाइड बनाने वाले भी बहुत हैं। मैंने संकल्प लिया है कि नकली के व्यापार को बनाने वालों को हम समाप्त कर देंगे, चलने नहीं देंगे किसी भी कीमत पर। नकली पेस्टिसाइड कैसे कुछ भी बना रहे हैं और अभियान चलाया कि छापामारी करो। और अगले बजट सत्र में शेतकरी बहनों और भाइयों एक कड़ा कानून हम बनाने वाले हैं। नकली खाद बनाने वाले, नकली बीज, घटिया बीज बेचने वाले और नकली पेस्टिसाइड मतलब कीटनाशक दवाई बनाने वालों को हम छोड़ेंगे नहीं। कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी ताकि किसानों के साथ धोखा ना हो किसी भी कीमत पर। हमारी कोशिश है कि किसान की जिंदगी बदले, क्योंकि किसान के बिना हिंदुस्तान नहीं बदल सकता। और उसके लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों काम करेगी। और मैं आज अपील करता हूं जीबीटी जैसे संगठनों से भी और बाकी संस्थाओं से भी कि इसमें सरकार के साथ मिलकर काम करें।
हम मिलके बदल देंगे जिंदगी आपकी, मिलके बदल देंगे तस्वीर भी और मिलके बदल देंगे तकदीर भी। आज मैं आज इसीलिए आया। आप जानते हैं बिहार में चुनाव चल रहे हैं, हम में से कई लोगों की ड्यूटी वहां भी लगी हुई है, लेकिन एक बात और मुझे याद आ गई। मैं जीबीटी से भी ये कहना चाहता हूं, देश की प्रगति और विकास में एक और बड़ी बाधा है ये लगातार होने वाला चुनाव। अपने देश में और कुछ हो ना हो, 5 साल 12 महीने 24 सातों दिन 24 घंटे चुनाव की तैयारी चलती है। अब आप देखो भी 1.5 साल 2 साल पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव हुए, उसके 4 महीने बाद लोकसभा के हो गए, उसके बाद महाराष्ट्र, हरियाणा के, झारखंड के हो गए, उसके बाद कश्मीर के हो गए, उसके बाद दिल्ली के हो गए, उसके बाद बिहार में हो रहे हैं, फिर बंगाल में होंगे, फिर आसाम में होंगे, फिर तमिलनाडु में होंगे। सारे नेता, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, मंत्री सब काम छोड़ के लग जाते हैं चुनाव के प्रचार में। चलो भैया फलानी जगह चुनाव, और कितना पैसा खर्च होता है। चुनाव आयोग के माध्यम से ये सब चुनाव का पैसा जोड़ दें तो लगभग 5 लाख करोड़ रुपया हर साल, हर 5 साल में खर्चा होता है इन सारे चुनाव का। मेरे बहनों और भाइयों, अगर संविधान में संशोधन करके ये फैसला कर दिया जाए कि 5 साल में केवल एक बार चुनाव होंगे, लोकसभा और विधानसभा के एक साथ, ताकि 4.5 साल लोग काम करें। ऐसे परिवर्तनों की भी देश में जरूरत है। आज मैं फिर आप सब किसान भाई बहनों का अभिनंदन करता हूं। आपने अपनी मेहनत से एक नई राह दिखाई है, और मैं भी आपको, विक्रम जी, रवि जी, डॉक्टर साहब जैसे लोग जो आपके साथ जुड़े हैं उनको और हर सहयोगी को बधाई देना चाहता हूं। मैं कोई सरकार के दंभ के साथ यहाँ नहीं आया, मैं आया हूं किसानों के विनम्र सेवक के नाते, और आपके साथ मिलकर इस क्षेत्र को भी बदलेंगे, और आप जैसे संगठनों से मिलकर हम हिंदुस्तान के किसानों की तकदीर बदल के रहेंगे। एक युद्ध गरीबी के खिलाफ, एक युद्ध लाचारी बेचारगी के खिलाफ, एक युद्ध किसानों को समृद्ध और संपन्न बनाने के लिए। वो जो युद्ध हमने छेड़ा है उसको अंत तक पहुंचाएंगे, ताकि किसान सुखी रह सके, और किसान सुखी रहेगा तो हिंदुस्तान सुखी रहेगा। मैं आपको वचन देता हूं शेतकरी बहनों और भाइयों कि आपके सेवक के नाते मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर काम करेगी, और हम इस हालात को बदलने के लिए जी जान से आपका साथ देंगे। और आप सबसे भी मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इस अभियान के साथ जुड़िए और अपनी तकदीर बदलिए। हम चाहे तो दुनिया बदल सकते हैं, हम चाहे तो अपनी आपकी तकदीर भी हम ही बदल सकते हैं। ये होगी मेहनत से, हिम्मत से, टेक्नोलॉजी से, अच्छे चीजों से, योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन से, और वह हम करने की कोशिश करेंगे। आज आपके साथ आकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। वंदे मातरम का 150वां वर्ष है। राष्ट्रभक्ति और देश की वंदना का गीत है वंदे मातरम। वंदे मातरम की जय, वंदे मातरम का उद्घोष करते हुए हमारे हजारों लाखों क्रांतिकारी हत्या फांसी की फंदों पर झूल गए थे। आज बंकिम दा को भी बहुत बहुत प्रणाम। आइए मेरे किसान बहनों और भाइयों, हम मिलकर संकल्प लें कि गरीब नहीं रहेंगे, आगे बढ़ेंगे, ट्रेनिंग लेंगे, टेक्नोलॉजी अपनाएंगे, फसल पैटर्न बदलेंगे, सरकार की योजनाओं का लाभ लेंगे, और हम गरीब नहीं रहेंगे। गरीबी को मिटाकर ही चैन की सांस लेंगे। और यह संकल्प लेने के लिए मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के हम गरीबी से मुक्त होने का संकल्प लेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय जवान।
जय जवान, जय जवान। लेकिन दूरी ज्यादा है तो मुझे मजा नहीं आएगा। मैं पुलिस के मित्रों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि जब मैं जाऊंगा तो यहां से नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ किसानों के बीच से, शेतकरी भाई बहनों के बीच से उनसे मिलते हुए और उनको सुनते हुए जाऊंगा। तो इसमें कोई परेशान ना हो, क्योंकि मैं इनका हूं और ये मेरे हैं। हम दोनों को एक दूसरे से कोई खतरा नहीं।